नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी अपहरण। गाड़ी बड़ी देर से एक ही स्थान पर रुकी हुई थी। मैंने चादर से बाहर मुंह निकालकर देखा। सामने वाली बर्थ पर श्रीमान उठंगे से बैठकर खिड़की के पार देख रहे हैं। हालांकि एसी कंपार्टमेंट की खिड़कियों से बाहर का ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। कौन सा स्टेशन है? मैंने उनीदी आवाज से पूछा। शायद राउरकेला है। क्या? कितनी जोर से चीख रही हो, सुनाई नहीं दिया क्या? सुनाई नहीं दिया तभी तो। भगवान, क्या तुम भी अपनी बुआ जी की तरह ऊंचा सुनने लगी हो? दया करना देवी जी, वो 4 दिन के लिए आई थी तो मेरा गला सूख गया था। तुम्हारे साथ तो मैं पागल हो जाऊंगा। आप है ना, मुझे एक अच्छा सा हियरिंग एड ला कर देना, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। कहो तो मैं तुम्हारे लिए हीरे के एक जोड़ी टॉप्स और बनवा दूंगा, पर अपने कान सलामत रखो। हम लोगों की चुहल शुरू हो गई थी। याद ही नहीं रहा कि हम लोग घर में नहीं हैं, ट्रेन में हैं और इस समय रात के 3 बज रहे हैं। अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब ऊपर लेटी महिला ने कंबल से मुंह निकालकर नीचे की ओर झांका। उस नीम अंधेरे में मैं उसके चेहरे के भाव तो पढ़ नहीं पाई, पर नींद में खलल पड़ने पर उसे जो कोफ्त हुई होगी उसका अंदाजा मुझे था। लोग इतना ढेर सारा किराया अपने आराम के लिए ही तो देते हैं। मेरी उम्र का लिहाज करके उसने कुछ कहा नहीं, पर उसका इस तरह नीचे झांकना ही काफी था। मैं चुपचाप करवट बदल कर लेट गई और चादर सिर तक खींच ली। इन्होंने 1-2 बार कुछ कहना चाहा, पर मेरी ओर से जवाब न पाकर चुप हो गए। एक अरसे बाद ट्रेन में बैठी हूँ। इस बीच ट्रेन के कायदे कानून लगभग भूल ही चुकी हूँ। आजकल ऐसा हो गया है कि पास में जाना हो तो कार से चले जाते हैं, लंबा सफर हो तो हवाई जहाज को ही तरजीह देते हैं। मुंबई से कलकत्ता इतना लंबा सफर तो मैं ट्रेन से हरगिज न करती, पर बाल हट के आगे झुकना पड़ा। हुआ यह कि किशोर की बिटिया ने कैलिफोर्निया में ही एक हिंदुस्तानी दूल्हा ढूंढ लिया था, पर दोनों की जिद थी शादी भारत में ही करेंगे और पारंपरिक तरीके से करेंगे। हिंदुस्तानी शादी का ग्लैमर ही कुछ खास है, तभी तो कई बार विदेशी लोग भी यहाँ आकर शादी रचाते हैं। शादी तो गोवा के एक रिजॉर्ट में होनी है, पर वर पक्ष का इसरार था कि सगाई की रस्म कलकत्ते में हो ताकि परिजन भी होने वाली बहू को देख ले। सबका तो गोवा जाना संभव नहीं है। इस कार्यक्रम के लिए अमृता भी कनाडा से सपरिवार आई हुई है, तो नाती पोतों ने जिद की कि ट्रेन से चलेंगे ताकि कंट्री को ठीक से देख सकें। वैसे मैं जानती हूँ कि भारतीय रेल में एक बार सफर करने के बाद ही वे हमेशा के लिए तौबा कर लेंगे, पर एक बार तो भुगतना ही है। अत्यंत कृपावत होकर हमारे लिए AC2 की टिकटें खरीदी गई। बाकी जनता AC3 में सफर कर रही है। बच्चों का तो स्लीपर में जाने का मन था, पर माँ बाप ने डपट दिया, इसलिए चुप हो गए। मैंने सिर तक चादर तो ओढ़ ली थी, पर नींद तो कोसों दूर जा चुकी थी। राउरकेला मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। इस नाम के साथ मेरा पहला परिचय तब हुआ था जब MA करने के बाद मेरे लिए वर्ष संशोधन की शुरुआत हुई। राउरकेला स्थित किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाला यह इंजीनियर लड़का लिस्ट में सबसे ऊपर था। उन दिनों इंजीनियर्स टके के 20 नहीं मिलते थे और इस नाम के साथ अच्छी खासी गरिमा जुड़ी हुई थी। श्रीमान जी उन दिनों किसी ट्रेनिंग के लिए विदेश गए हुए थे। बरेली से उनके माता पिता अपने एक स्थानीय रिश्तेदार के साथ मुझे देख गए थे और अपनी पसंद भी जाहिर कर गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा विदेश से जैसे ही लौटेगा फॉर्मली ज्वाइन करने से पहले आपके यहाँ आएगा। उसकी स्वीकृति के बाद ही रिश्ते पर आखिरी मुहर लगनी थी, पर उन्हें अपने आज्ञाकारी बेटे पर पूरा विश्वास था। वे बोले कि आप तो शादी तयशुदा ही समझिए, बाकी तो सब फॉर्मेलिटी है। उनके इसी विश्वास ने मुझे बल दिया था और मैंने सपने बुनना प्रारंभ कर दिया था। 3 महीनों तक मेरी ही नहीं घर भर की आंखें कैलेंडर पर लगी हुई थीं। नियत तिथि पर हमें उनके आगमन की सूचना मिली और घर उनके शाही स्वागत की तैयारी में डूब गया। यह कोई लड़की देखने का मामूली कार्यक्रम नहीं था, भावी दामाद की अगवानी थी। नियत समय पर वे मामा जी के साथ पधारे। माँ और भाभी रसोई में व्यस्त थी। भैया और पापा बाहर का इंतजाम देख रहे थे। मैं अपने श्रृंगार में मसरूफ थी और बार बार आईने में अपने को निहार रही थी।
हम लोगों को पता ही नहीं था कि बाहर नियति कुछ और खेल रच रही है। शानदार अभ्यर्थना के साथ उन्हें भीतर लाया गया। आसनस्थ होने के बाद मामा जी ने बताया कि एक बार आने के बावजूद वे थोड़ा भटक गए थे। जिससे रास्ता पूछा, संयोग से वह आपकी किराएदार ही निकली। वहीं हमें गेट तक छोड़ गई। नाश्ते का शाही सरंजाम पूरा होने के बाद ही भाभी मुझे ड्राइंग रूम में लिवा ले गई। मैंने देखा, इस अभूतपूर्व स्वागत से उदासीन वह शख्स अनमना सा बैठा था। मुझे लगा शायद उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। मैंने बाहर आने में जानबूझकर देर कर दी थी ताकि प्रतीक्षा की घड़ियों को लंबा खींचा जा सके। पर मेरे आने के बाद उन्होंने बस एक बार नजर उठाकर मेरी ओर देखा, फिर मेज पर पड़ी पत्रिकाएं पलटते रहे। मामा जी चूंकि एक बार आ चुके थे, थोड़ा परिचय था, इसलिए उधर उधर की बातें करते रहे, पर श्रीमान जी मुंह में दही जमाए बैठे रहे। भैया को लगा कि लड़का फॉरेन रिटर्न है, ऐसे बोझिल वातावरण में उसे घुटन महसूस हो रही होगी। उन्होंने कहा कि आप दोनों थोड़ा टेरेस पर बैठ लो, या चाहो तो कार में शहर का एक चक्कर लगा लो। पापा की अनुमति लिए बिना ही भैया ने यह दुस्साहस कर डाला था। पर उनका यह वार भी खाली गया। दूल्हे राजा ने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा तो नहीं ही तोड़ा। थोड़ी निराशा तो हुई, लगा मेरा सारा श्रृंगार व्यर्थ हो गया। बंदे ने आंख उठाकर देखा भी नहीं, पर माँ पापा बड़े खुश थे। कह रहे थे, संस्कारवान लड़का है, उसे अभी नए जमाने की हवा नहीं लगी है। हमें तो लगता है माँ बाप ने ठेल कर भेजा होगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही विश्वास था कि उनकी पसंद ही उसकी पसंद होगी। उसके बाद शुरू हुई लंबी प्रतीक्षा। लंबी इसलिए कि उन लोगों ने जवाब देने में बहुत देर लगा दी। सच तो यह है कि जवाब उन्होंने अपनी ओर से दिया ही नहीं। उनकी लंबी चुप्पी से परेशान होकर पापा ने ही स्थानीय प्रतिनिधि से मामा जी को फोन लगाया था। मामा जी ने पहले तो ढेर सारी क्षमा याचना की, फिर प्रिय भांजे को जमकर गालियां दी। बताया कि नालायक उसी लड़की पर रेच गया है जो गेट तक छोड़ने आई थी, उसी के साथ शादी की जिद किए हुए है। जबकि हम लोग तो यह भी नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं, किस जाति के हैं, लड़की के पिता क्या करते हैं। हम लोग तो जैसे आसमान से गिरे। मधुरा इतनी सुंदर है, इस दृष्टि से तो उसे कभी देखा ही नहीं था। इतना भर जानते थे कि पीछे आउट हाउस में रहने वाले शर्मा जी की 5 बेटियों में वह तीसरे नंबर की है। दोनों बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी है और बकौल माँ के उन दोनों की शादी के बाद शर्मा जी एकदम झुंझुना खोखले हो गए हैं। अपने कॉलेज की फीस जुटाने के लिए मधुरा को ट्यूशन लेनी पड़ रही है। उस शाम भी वह बच्चों को पढ़ाने ही जा रही थी। इस वज्रपात के बाद माँ ने कहनी अनकहनी सब कह डाली। भैया ने राउरकेला वाले को चुन चुनकर गालियां दी, पर पापा संत आदमी थे। उन्होंने माँ को डांटा और कहा कि उन लोगों को क्यों कोसती हो, वे तो उन लोगों के दरवाजे गए ही नहीं थे। शर्मा जी की इतनी औकात ही नहीं है, और लड़की भी बेचारी अपने रास्ते जा रही थी। यह तो संयोग ही था कि उनकी नजरों में चढ़ गई। पापा इतना कहकर ही नहीं रुके। उन्होंने शर्मा जी को बुलवा भेजा और सारी बात बताई। शर्मा जी बेचारे पापा के चरणों में गिर पड़े और बार बार माफी मांगने लगे। पापा बोले, पंडित जी, आप काहे की माफी मांग रहे हैं? आपने किया क्या है और हम लोगों के लिए होता भी क्या है? यह तो सब विधि लिखित हो रहा है। हम लोग नाहक ही बेटियों को कोसते हैं। हर बेटी अपना भाग्य लिखा कर लाती है। आपकी बेटी यही घर वर लिखा कर लाई थी। वहां तक तो आप कभी नहीं जा पाते, इसलिए ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है। अब रोना धोना छोड़िए और बेटी के ब्याह की तैयारी कीजिए। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। मैं सुनीला बिटिया का घोर अपराधी हूँ। इस पाप से कैसे उबर पाऊंगा? आपने कोई अपराध नहीं किया है। रही सुनीला की बात, तो उसके भाग्य में इससे भी ऊंचा घरवर होगा, तभी यहाँ बात नहीं बनी। पापा के लाख सौजन्य के बावजूद वे लोग अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सके और कुछ ही दिनों में घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए। उस घटना के बाद मधुरा तो हमारे सामने पड़ी ही नहीं। जाते समय उसके माता पिता विदा लेने आए थे, पर वह कहीं नजर नहीं आई। यथा समय वह विवाह भी हो गया। सुना कि वर पक्ष ने ही सारा खर्च उठाया था।
निमंत्रण हम लोगों के पास भी आया था, पर किसी के जाने का सवाल ही नहीं था। हाँ, माँ को संदेह ही नहीं पूरा विश्वास था कि पापा जरूर वहां गए होंगे और ढेर सारा रुपया देकर आए होंगे। उसके बाद कई कई दिन तक मेरा हंसना बोलना घूमना फिरना सब बंद हो गया था। मैं घंटों कमरे में बैठी शून्य में ताकती रहती। माँ पापा को मेरी चिंता होने लगी थी। भाभी जब तक मेरे बालों में हाथ फेर कर मुझे निशब्द सांत्वना देती रहती। आखिर एक दिन भैया के सब्र का बांध टूट गया। चीख कर बोले, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? यह कोई तुम्हारी लव मैरिज तो थी नहीं। चीयर अप, ऐसे दर्जन भर लड़के लाकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा, लेकिन इससे पहले अपने आप को संभालो। तुम्हारी शक्ल पर ऐसे 12 बज रहे हैं मानो बड़ा भारी प्रेम भंग हो गया हो। प्रेम भंग न सही, पर मेरा बड़ा भारी मान भंग तो हुआ ही था, वह भी एक मामूली हस्ती द्वारा। एक नाचेत सी लड़की मेरे रूप गुण विद्या वैभव सबको धता बताकर मेरे नियोजित वर को हरण कर ले गई थी और मैं कुछ नहीं कर पाई थी। अपमान की आग से सुलग उठी थी मैं, और लग रहा था कि मैं भीतर ही भीतर एक दिन क्षरण हो जाऊंगी। यह ज्वालामुखी शादी के बाद पति के चंदन स्पर्श से ही शांत हो पाया था। पापा का वचन सत्य साबित हुआ था। मेरे भाग्य में उससे कई गुना अच्छा घर वर लिखा था। सुंदर संपन्न सुशील सुसंस्कृत सुशिक्षित विशेषणों की कतार लगाई जा सकती थी। उसके बाद जिंदगी ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। संतति संपत्ति मान सम्मान शोहरत सब कुछ मिल गया था। पति के साथ आधी दुनिया घूम ली थी मैंने। अब भी साल के आधे दिन विदेश में ही कटते हैं। बेटा यूएसए में है, बेटी कनाडा में। मुंबई में 4 बेडरूम वाला फ्लैट है। नासिक के पास अपना फार्म हाउस है। सुख और किसे कहते हैं। फिर उस शहर का नाम सुनते ही मन में मरोड़ सी क्यों उठी है। जिस शख्स की शक्ल तक मुझे याद नहीं है, उसकी याद में इतनी तड़प क्यों है। जिस अध्याय को मैंने जीवन की किताब से फाड़कर फेंक दिया था, वह अपने समूचे विद्रूप के साथ मेरे सामने फिर से क्यों खड़ा हो गया है। बुझे हुए शोलों में फिर से ये दहक कैसी। नहीं, यह किसी की याद नहीं है। यह तो अपमान की आँच है जो कभी बुझी ही नहीं थी, बस राह के नीचे दबी पड़ी थी। मधुरा, तूने मेरी अस्मिता को ठोकर मारी थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी अपहरण। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।